मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कॉजेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से। हमने लास्ट क्लास में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा। मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलता हूँ, रिवाइज करवाता हूँ। आपने कहा कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर are combined with fixed factor, then a stage must ultimately come when marginal product of the variable factor starts declining. फिर आपने उसकी assumptions ली, चार explanation की, and you have shown three stages of production: increasing returns to a factor, diminishing returns to a factor, and third negative returns to a factor. और थोड़ा सा हमने सेपरेट भी किया, जैसा कि बुक्स में आपने फेसिस पढ़े हुए हैं कि जहां तक मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है 2, 3, 4 तक आप उसको इंक्रीजिंग रिटर्न्स बोलते थे। लेकिन हमने क्या किया कि जहां एपी और एमपी कट करते मींस एटलीस्ट एवरेज प्रोडक्ट जब तक बढ़ता है तब तक आप उसको इंक्रीजिंग रिटर्न्स बोलेंगे, स्टेजेस बोलते हैं। तो स्टेजेस वो हैं, आपने पीछे फेसिस पढ़े हुए हैं, आज तक हम स्टेजेस पढ़ रहे हैं। दैट्स व्हाई सच काइंड ऑफ चेंज वाज इंप्लीमेंटेड। इसको बहुत सीरियस ना लें, बस समझे कि स्टेज अगर करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। फिर हमने तीनों स्टेजेस को डिफाइन किया। आपने उसमें दो चीजें नहीं पढ़ी, दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? वे स्लोप ऑफ द कर्व चेंजेस। ए पॉइंट से दिखाया था कि वहां तक इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, उसके बाद डिमिनिशिंग रेट से। पहले कर्व अंदर की तरफ दबा हुआ था, उसके बाद बाहर की तरफ स्लोप चेंज हो रही थी। दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। फिर आपने पढ़ा बी, आइडियल फैक्टर रेशियो। क्या बोलते हैं? आइडियल फैक्टर रेशियो रेफर्स टू दैट पॉइंट वेयर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज मैक्सिमम। और हमने पढ़ा स्टेज ऑफ ऑपरेशन कि एक रैशनल प्रोड्यूसर कौन सी स्टेज में ऑपरेट करेगा। देन माय डियर स्टूडेंट्स, रैशनल प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस in the second stage of production. You know why? Because second stage ensure fuller utilization of fixed factor of production. क्या करता है? Fixed factor of production का fuller utilization possible करता है। Is that clear? अभी हम पढ़ते हैं causes। किसके causes? Causes of law of variable proportion. First cause है बच्चे division of labor, or it is known as specialization. देखिए बेटा, डिवीजन ऑफ लेबर मींस डिवाइडिंग द वर्क अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी एंड इंटरेस्ट। ये दो तरह का होता है डिवीजन ऑफ लेबर। फर्स्ट प्रोडक्ट ओरिएंटेड, सेकंड प्रोसेस ओरिएंटेड। मैं साइड में लिख देता हूं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। फर्स्ट इज product oriented division of labor and second is process oriented or process based division of labor. Product oriented means in which a person or a laborer do the whole work from starting to end. The whole work is done by a single laborer. जैसे आप एग्रीकल्चर में देखते हो, एग्रीकल्चर में ए टू जेड काम वही फार्मर करता है। और छोटे छोटे आर्टिशियंस हैं, जैसे गांव में जूता बनाने वाला, हल बनाने वाला, और छोटे छोटे जो एग्रीकल्चर रिलेटेड मशीनरी वाले हैं, दे आर स्पेशलाइज्ड इन प्रोडक्ट ओरिएंटेड डिवीजन ऑफ लेबर। यानी आप टोटल क्लेम कर सकते हो कि ये सारा काम उसने करा है, वो इस काम का स्पेशलिस्ट है। बट प्रोसेस ओरिएंटेड यानी फैक्ट्री मैकेनिज्म, वेयर वर्क इज डिवाइडेड इन स्मॉल सेगमेंट्स। क्या करते हैं? काम को स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। देन
one laborer do one or two parts of the work। तो इससे क्या होता है, स्पेशलाइजेशन आ जाता है, और स्पेशलाइजेशन से क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, एंड वी गेट इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। तो फिलहाल हमने पहले डिवीजन ऑफ लेबर को डिफाइन किया, अब डिवीजन ऑफ लेबर कॉज कैसे है सुन लीजिए। तो इसकी एक्सप्लेनेशन बोल रहा हूं, आप सुनते जाइए, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि व्हेन नंबर ऑफ लेबरर्स आर इंक्रीज्ड then division of labor become possible। It means work is divided among the laborers according to their eligibility and interest। So each laborer will do a specific part of the work every day। It cause increase in his specialization, and due to specialization his productivity increases, marginal product increases, and firm or producer will get increasing returns to a factor। यानी जब नंबर ऑफ लेबरर्स बढ़ते हैं तो प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूसर डिवीजन ऑफ लेबर इंप्लीमेंट करता है, यानी काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है। जैसे अगर कार बनाने का है तो बॉडी से रिलेटेड काम कुछ करेंगे, इंजन का काम कुछ करेंगे, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का काम कुछ और करेंगे, पेंटिंग डेंटिंग कुछ और करेंगे, सीट्स का काम कुछ और करेंगे, फिनिशिंग कुछ और करेंगे, टेस्टिंग फाइनलाइज कुछ और करेंगे। तो लोग ऐसे छोटे छोटे कामों में बढ़ जाएंगे, चेन बेस्ड काम हो जाएगा, और इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ेगा, एंड प्रोड्यूसर विल गेट इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। सेकंड इज better coordination between the factors। when number of laborers are increased, then at a point coordination between the factors become favorable। यानी जो तालमेल है फैक्टर्स के बीच का वो एकदम बढ़िया हो जाता है, बेटर बन जाता है, which facilitate increasing returns to a factor, जिसकी वजह से आपको क्या मिलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर मिलते हैं। थर्ड इज imperfect substitute। एक इकोनॉमिस्ट हुए बेटा, द नेम ऑफ द इकोनॉमिस्ट इज मिसेस जॉन रॉबिन्स। Mrs. John Robbins explained that, argued that factors of production are imperfect substitute। We cannot implement or employ one factor at the place of other। If we do the same, it will give diminishing returns to a factor। सिंपल सी बात है, वो बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, आप एक की जगह दूसरे फैक्टर को नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल आपकी फैक्ट्री में, आपकी इंडस्ट्री में जरूरत एक मशीन की है, आप फटाफट फटाफट क्या कर रहे हो, मशीन नहीं लगा रहे, उसकी जगह लेबर 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 लगाते जा रहे हो। तो इससे क्या होगा, इससे डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर मिले, क्योंकि मशीन का काम लेबरर नहीं कर सकते, और एक लिमिट के बाद इट विल कॉज पुअर coordination between the factors, or we will say it overcrowding। क्या बोल रहे हो सर, मेरे को नहीं समझ आ रहा, मैं आपको समझाता हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरक्राउडिंग? ओवरक्राउडिंग मींस एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप लेबर बढ़ाते जाते हो तो वेरिएबल फैक्टर का स्टॉक इतना बढ़ जाता है कि वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बजाय घटाने लग जाते हैं, यानी दे बिकम कॉज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। क्या बन जाते हैं, कॉज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर बिकॉज ऑफ पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स। एक छोटा सा इंसिडेंट आपके साथ शेयर करता हूं
एक घर में मैरिज थी, तो जैसे मेहमान आएंगे, मेहमानों के खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए उन्होंने 2 कुक पहले से अरेंज कर रखे थे और मेहमान आ रहे थे। कुक बहुत बढ़िया उनका अरेंजमेंट कर रहे थे, कोई आए उसको चाय पानी खाना जो चाहिए था वो बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बना के टाइम टू टाइम सर्व कर रहे थे। एंड पीपल वर एंजॉयिंग द मैरिज फंक्शन। भाई शादी कल या परसों है, छोटे छोटे घर में रीति रिवाज हो रहे हैं, कभी कुछ स्वीट्स बना रहे हैं, कभी कुछ जो है कुछ किसी तरह तरह के आइटम्स, कभी मोमोज बना रहे हैं, तो देवर एंजॉइंग अलॉट। बट बाय चांस उसमें एक एज पर्सन था, वो फेंट हो गया और उसे मेडिकल ले जाया गया तो पता लगा कि उसको हार्ट का अटैक आया। उसके साथ एक यंग लड़का था, पूछने पर पता लगा तो दोनों क्या थे, चाचा भतीजा थे, कि हम तो नेपाल से आए हुए हैं, कोई रिश्तेदार नहीं है, हम यहाँ रहते हैं और काम करके पैसा कमा के घर भेजते हैं। तो उसे कहा गया कि तू यहाँ रह, अपने अंकल की देखभाल कर, हम संभाल लेंगे घर। तो घर आया तो घर आके बताया गया कि भाई ऐसे ऐसे दिक्कत है, पर वो सब्जी बना के गया हुआ है, आपको रात को सिर्फ रोटियां रोटियां सेकनी है। तो ऐसे ही गर्मी का जुलाई का महीना था, तो लेडीज ने कहा कि ऐसा करो, आप ये जो स्टोव है एलपीजी का चूल्हा, इसे बाहर निकाल दो। 4 बर्नर वाला था उनके यहाँ। तो पहले एक लेडी बैठी बेल के सेकने लगी रोटियां, उसको देख के एक और आ गई, एक बर्नर ऑक्यूपाई था, दूसरा भी हो गया। 2 काम करने लगी तो लोगों ने और लेडीज ने सोचा कि यार लोग कहेंगे ये तो काम ही नहीं करती, कामचोर औरतें हैं, खाने खाने के लिए आई हैं, वो भी बैठ गई। 2 इधर बैठी थी, 2 इधर बैठ गई, 4। क्या हो गया बेटा, फुलर यूटिलाइजेशन, बेटर कोऑर्डिनेशन आ गया एक लेवल पे आके। फिर 4 को देख के 4 और आ गई कि हम बेल देते हैं, 7 बैठ गई। अब क्या हो रहा है, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन, फिक्स फैक्टर तो है ही नहीं, पर 8 बैठी थी तो देख के 2 4 और आ गई। यहां आके क्या हो गया, पुअर कोऑर्डिनेशन। पहले 1 था, 2 हुए, इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिले, 3 हुए, इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिले, 4 हुए, इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिले, 8 है, अब बढ़ रहा है लेकिन उस रेट से नहीं, डिमिनिशिंग रेट से। अब 10 12 हो गए, वहां पुअर कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, ही ज्यादा होने लगी, बातें होने लगी, काम होना बंद हो गया। जहां हर 2 मिनट में 4 6 रोटियां आ रही थी, अब 5 5 मिनट में आने लगी, कोई भूल गई, कोई जल गई। तो ये क्या है, टेस्ट पुअर कोऑर्डिनेशन। अभी इस छोटे से एग्जांपल से आप सोच सकते हो कि ये तो सिर्फ एक छोटा सा काम है, डोमेस्टिक एक्टिविटी है, जहां सिस्टमैटिक प्रोडक्शन होता है, उस जगह पे अगर इस तरह से आप ओवर क्राउडिंग करोगे तो वहां बहुत बड़े बड़े नुकसान हो सकते हैं और हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। यानी आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या सिखाता है, वो सिखाता है कि शुरुआत में इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं, फिर डिमिनिशिंग, और अगर डिमिनिशिंग में भी प्रोड्यूसर नहीं संभलता तो ही और शी हैज टू फेस नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इस नेगेटिव रिटर्न्स को निकालने के लिए, इसको पोस्टपोन करने के लिए तरह तरह के मेजर्स लगाते हैं। तो हम भी इसके बाद पढ़ेंगे मेजर्स टू पोस्टपोन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। आप कैंसिल नहीं कर सकते इसकी इंप्लीमेंटेशन, बिकॉज यूनिवर्सल लॉ है, हर तरह की प्रोडक्शन एक्टिविटी पे एप्लीकेबल होगा ही होगा। आप क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं पोस्टपोन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब क्वेश्चन है तो पूछा जाएगा हाउ टू पोस्टपोन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो अगर आपको पोस्टपोन करना है तो यू हैव 2 methods, 2 ways to solve, to postpone the application of negative returns to a factor. पहला, discovery of close substitute of fixed factor of production। देखिए लॉ की एप्लीकेशन ही फिक्सिटी की वजह से है। अगर आप फिक्स फैक्टर का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट
डिस्कवर कर लेते हो शॉर्ट रन में, तो आप कुछ टाइम तक इस लॉ को क्या कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं। जैसे एक पर्सन की नट बोल्ट की फैक्ट्री है, वहां पे रॉड कटिंग का, थ्रेड कटिंग का, फिनिशिंग का, देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज डन इन दैट फैक्ट्री। अब क्या हुआ, लेबर बढ़ाने लगा तो नेगेटिव रिटर्न्स फील होने लगे। नो व्हाट ही डिड, उसने आसपास छोटी छोटी फैक्ट्रीज जो हैं, जो पार्ट ऑफ द जॉब करते थे, वो डिस्कवर करनी शुरू कर दी, और मेन काम खुद करके वो जॉब वर्क के लिए बाहर दूसरी फॉर्म्स को देना शुरू कर दिया। तो उनका जो फिक्स फैक्टर का जो उनका सेटअप है, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इस फर्म में ऐड होने लगा, एंड नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर वाज पोस्टपोन्ड फॉर अ टाइम बीइंग। समझे मेरी बात को, कि उसने क्या किया, अपने काम में से छोटी छोटी एक्टिविटीज को निकालना शुरू कर दिया, मशीनें स्पेयर होती चली गई, और उन छोटे छोटे जॉब वर्क को 7 छोटी छोटी फॉर्म से अलाइड एक्टिविटी के फॉर्म में लेना शुरू कर दिया। तो उनकी जो मशीन्स हैं वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, यानी उस फर्म की इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐड हो गई, फिक्स फैक्टर का क्राइटेरिया बढ़ गया, और द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज पोस्टपोन्ड फॉर अ टाइम बीइंग। इज दैट क्लियर और नॉट? सेकंड इज improvement in technology. Improvement in technology। देखिए बेटा, आज हम एक छोटी सी बात कर रहे हैं और आपके दिमाग में एक कंसेप्ट डाल रहे हैं कि आज तक जो भी टेक्नोलॉजी के इंप्रूवमेंट हो रहे हैं रिगार्डिंग प्रोडक्शन, उनका कारण ही यही है कि जब एक एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी में प्रोड्यूसर फेस करने लगते हैं क्या, नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर, तभी नई टेक्नोलॉजी पे काम होना शुरू हो जाता है। देखिए, पहले कपड़ा हाथ से बुनते थे, फिर उसकी जगह लूम आई यानी मशीन आई, फिर मशीन के साथ मोटर ऐड हुई कि ह्यूमन बीइंग को चलाने की जरूरत नहीं है, बटन प्रेस किया, मोटर लूम चला रही है, आप धागा ऑपरेट कर रहे हो, कपड़ा बुनता चला गया। फिर उसकी जगह ऑटोमेटिक मशीन्स आई, और आज कंप्यूटर से चलने वाली सीएनसी मशीन्स आ गई, जिनमें एक बार थ्रेड फिट करके और इधर कंप्यूटर स्क्रीन से कमांड देके कपड़ा बुना जाता है। तो ये जो इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी है, इट इज ओनली टू पोस्टपोन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो ये बेटा कॉजेज थे और ये पोस्टपोनमेंट था। अब हम इसी लॉ में से दो छोटे छोटे जॉब वर्क करते हैं। पहला जॉब वर्क क्या है, फर्स्ट इज पहला है बेटा रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट में रिलेशनशिप करेंगे। मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा बिना डेटा के, और जैसे जैसे डायग्राम बोलता जाएगा हम वैसे वैसे रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करते जाएंगे। ये देखिए, आप स्क्रीन पे बहुत अच्छी तरह से देखिए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। एक्स एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ लेबर, वाई पे वी आर टेकिंग टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। इट्स योर्स टोटल प्रोडक्ट, ये 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन मैंने डिफाइन कर ली, ताकि मेरे जो है कर्व में फाइन आ जाए। कर्व मेरा इट्स माय मार्जिनल प्रोडक्ट। ये देखिए, ये टोटल प्रोडक्ट, ये मार्जिनल प्रोडक्ट। अब फर्स्ट रिलेशनशिप, व्हेन टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, फर्स्ट when total product increases at increasing rate, कि जब टोटल प्रोडक्ट यहां तक देखिए, इस पॉइंट तक, ए पॉइंट तक, when total product increases at increasing rate,
marginal product increases. Clear? Second, when total product increases at diminishing rate, यहां देखिए ए से बी पॉइंट के बीच में टीपी इंक्रीजेस बट इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीजेस. क्या हो गया? मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट डिमिनिशिंग. थर्ड, when total product is maximum, जब टोटल प्रोडक्ट क्या है? मैक्सिमम है. मार्जिनल प्रोडक्ट इज 0. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया 1 मार्क में. टीपी मैक्सिमम, एमपी 0, एमपी 0, टीपी मैक्सिमम. और मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व जो है इट इज स्लोप ऑफ टोटल प्रोडक्ट कर्व. फोर्थ, व्हेन टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट्स फॉलिंग, मार्जिनल प्रोडक्ट इज नेगेटिव. क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट इज नेगेटिव. जब टोटल प्रोडक्ट गिरना शुरू हो जाता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम नेगेटिव. इट इज रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट. अब हम नेक्स्ट करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट. जी, अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट. एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट में रिलेशनशिप देखिए. पहले बनाएंगे डायग्राम. मीनिंग तो आपको पता ही है, बार बार मीनिंग रिवाइज करने की जरूरत नहीं है. On x-axis I am showing units of labor. On y-axis I am showing average product and marginal product. It is average product curve. और मैक्सिमम पे कट कर रहा है मार्जिनल प्रोडक्ट. ये देखिए ऑन मैक्सिमम ऑफ एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट. अब रिलेशनशिप को बहुत ध्यान से देखते जाइए. फर्स्ट, बोथ एवरेज प्रोडक्ट and marginal product are estimated by total product using following formulas. AP is equals to TP by L and MP is equals to TPN minus 1. तो दोनों को एस्टिमेट करने के लिए वी नीड टोटल प्रोडक्ट. सेकंड, अब जरा ध्यान से देखिए बेटा, यहां ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं ट्रू फॉल्स में. व्हेन एवरेज प्रोडक्ट राइजेस, ये देखिए इस सेगमेंट में आप पेन पे ध्यान देना. व्हेन एवरेज प्रोडक्ट राइजेस, ये पढ़ रहा है एवरेज प्रोडक्ट. क्वेश्चन में दिया होता है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑल्सो राइजेस. ये कुछ हद तक ठीक है, लेकिन उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट्स फॉलिंग. तो क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा व्हेन एवरेज प्रोडक्ट राइजेस मार्जिनल प्रोडक्ट ऑल्सो राइजेस. नो, रॉन्ग. मार्जिनल प्रोडक्ट राइजेस एज वेल एज फॉल्स, बट व्हेन एपी राइजेस एमपी इज ग्रेटर देन एपी. जब राइज कर रहा है
तो एमपी उससे ज्यादा है, एमपी उससे ज्यादा है, बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है, ये दोनों बातें ध्यान रखनी है। थर्ड, व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम देन एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल प्रोडक्ट। एक और तरीके से बोल सकते हैं कि व्हेन एपी इज मैक्सिमम एमपी कट्स एपी, या एमपी कट्स एपी एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट। अब फोर्थ देखिए, व्हेन एपी फॉल्स एमपी इज लेस देन एपी। फोर्थ, व्हेन एपी फॉल्स एमपी इज लेस देन एपी। जब एपी गिरता है तो एमपी एपी से कम है। फिफ्थ और लास्ट, एमपी कैन बी जीरो और नेगेटिव बट एपी ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव। कि जब एमपी जो है वो जीरो और नेगेटिव हो सकता है, पर एपी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्यों पॉजिटिव रहेगा, यहां देखिए, एपी का फॉर्मूला क्या है, टीपी डिवाइडेड बाय एल। टोटल प्रोडक्ट जीरो होगा तब एवरेज प्रोडक्ट जीरो हो सकता है, पर टोटल प्रोडक्ट कैन नेवर बी जीरो। आप कुछ ना कुछ तो प्रोड्यूस कर ही रहे हैं, भले इंक्रीजिंग रेट से डिमिनिशिंग रेट से, टीपी तो बढ़ रहा है, मैक्सिमम हो जाएगा, गिरना शुरू करेगा लेकिन जीरो नहीं होगा, इसलिए एपी जीरो नहीं हो सकता, और टोटल प्रोडक्ट कभी नेगेटिव भी नहीं हो सकता। इसलिए एपी ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव बट एमपी कैन बी जीरो और नेगेटिव। सर कैसे, एमपी कब जीरो और नेगेटिव हो सकता है, एमपी तब जीरो हो सकता है जब टीपी मैक्सिमम हो। एमपी कब नेगेटिव हो सकता है, जब मैक्सिमम के बाद टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग, देन एमपी कैन बी नेगेटिव। इज दैट क्लियर। ये था हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से रिलेटेड कॉजेस, उसकी पोस्टपोनमेंट, और उसी से संबंधित शॉर्ट रन में एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट का रिलेशनशिप, टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का रिलेशनशिप। ठीक है बेटा, इनफ फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।